हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक श्रीवास्तव आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे कि कहाँ मैं गायब हो गया। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू चल रहा था इधर बीच, तो इसलिए मैं उतना रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो। लेकिन अब आज के बाद से वीडियो रेगुलर अपलोड होगी। तो आज हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज हम लोग की जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है या युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक इस प्रकार की युक्ति है जो ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत यंत्र है, युक्ति है, ठीक है, स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना, जो ऊर्जा में यानी एनर्जी में लॉस किए बिना वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, बिना फ्रीक्वेंसी, बिना करंट वेरी करेगा, क्योंकि वोल्टेज वेरी हो रहा है तो करंट उसके साथ वेरी करेगा। ये हम लोग जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। इतना हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है ट्रांसफार्मर का आविष्कार मिचेल फराडे और जोसेफ हेनरी ने किया था 1831 में। जो ट्रांसफार्मर है उसका आविष्कार जो है मिचेल फराडे और जोसेफ हेनरी ने किया था 1831 में। यानी जो पहला ट्रांसफार्मर हम लोग के इतिहास में आया वो आया 1831 में। उसे कम करके 12 वोल्ट कर देता है। यह एसी तथा 12 वोल्ट है, तब इसे डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। अब इसी के साथ अगर हमें एसी और डीसी में कन्वर्ट करना हुआ तो हम रेक्टिफायर भी यूज करते हैं, डायोड भी यूज करते हैं। ये सब आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इन्हें स्थिर यंत्र कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक हमारा एक स्टेबल है, ठीक है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा प्यारा म्यूचुअल इंडक्शन के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि ठीक है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन पे ये हमारा कार्य करता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर में हमारे 3 पार्ट होते हैं, मेटेलिक कोर और 2 वाइंडिंग, ठीक है। मतलब 2 वाइंडिंग होती है और एक हमारा मेटल का कोर होता है। 2 वाइंडिंग इन द सेंस 2 वाइंडिंग, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसका मान बदलता रहता है। सेकेंडरी कॉइल में इसी कोर से लिपटी होती है। सेकेंडरी कॉइल जो है वो हमारा इसी सेम कोर से होती है जो जिसमें हमारी प्राइमरी कॉइल भी लपेटी रहती है, उसी से हमारी सेकेंडरी कॉइल भी होती है, ठीक है। जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता रहता है, ठीक है। दूसरी कुंडली में पैदा हुई प्रत्यावर्ती धारा का मैग्नीट्यूड फ्लक्स के समानुपाती होता है, ठीक है। पैदा हुई धारा की दिशा सीधे हाथ के ग्रिप नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कुंडली में पैदा हुई धारा की आवृत्ति पहली कुंडली में प्रवाहित की जाए धारा के समान रहेगी। मतलब आवृत्ति जो है वो हमारा है फ्रीक्वेंसी, जो हमारा अगर प्राइमरी कॉइल में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वही हमारा सेकेंडरी कॉइल में भी फ्रीक्वेंसी चलेगी, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर के भाग, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से भाग होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की पहला होता है ट्रांसफार्मर का कोर, ठीक। फिर होता है वाइंडिंग, फिर होता है कंजर्वेशन टैंक,
फिर होता है ब्रीदर, फिर होता है वॉल्व, फिर होता है स्टील टैंक, उसके बाद कूलिंग ट्यूब और फिर थर्मोमीटर। ठीक है, ये तो हमारे हो गए पार्ट्स। ठीक है, ये हमारे हो गए पार्ट्स। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर क्या है। ट्रांसफार्मर में कोर में ट्रांसफार्मर में कोर बीच में होती है, लैमिनेटेड स्टील प्लेट से बनी होती है। लैमिनेटेड स्टील प्लेट्स, कई सारे इसमें स्टील प्लेट यूज करके इसको बनाया जाता है। सभी पत्तियों के बीच मिनिमम एयर गैप होता है, मिनिमम एयर गैप रखते हैं ताकि उसमें भंवर धारा को कम कर सकें। ठीक है, कोर के चारों ओर वाइंडिंग लपेटी होती है। ठीक है, ये तो हो गया कोर। कोर जैसे कि हम कहें एक बार फिर से, तो कोर हमारा जो है वही मेन पार्ट है हमारे ट्रांसफार्मर का। कैसे? अगर कोर नहीं होगा तो हम वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाइंडिंग फिलहाल मान लेते हैं, वाइंडिंग कर लेते हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नहीं फैला पाएंगे उसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग वाइंडिंग की। ठीक है, वाइंडिंग क्या है? वाइंडिंग जो तारों के फेरे होते हैं उसे वाइंडिंग कहते हैं। मतलब एक कोर के ऊपर जितने फेरे हम लोग करते हैं, ठीक है, वो कोर वाइंडिंग कहलाते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमारे दो वाइंडिंग यूज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है। अगर थ्री फेज की बात करें, अगर थ्री फेज सप्लाई की बात करें, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, तो उसमें तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं। ये सभी इंसुलेटेड लेयर होता है। ठीक है, ये सभी आपस में इंसुलेटेड होते हैं ताकि ये एक दूसरे से कांटेक्ट ना कर सके। अगर कांटेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट करने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा कंजर्वेशन टैंक। आपने अगर ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक छोटा सा, मतलब ट्रांसफार्मर की बॉडी के जस्ट ऊपर अप्रॉक्स 1 मीटर अबव एक गोल ट्यूब टाइप का, आपने सिलेंडर टाइप का कुछ देखा होगा। ठीक है, वही है कंजर्वेशन टैंक। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्थिर है, हीट होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम लोग एक ऑयल यूज करते हैं जो हम लोग का कहलाता है ट्रांसफार्मर ऑयल। हर ट्रांसफार्मर के अंदर वो ऑयल भरा होता है। ठीक है, उस ऑयल भरे होने के कारण, वो ऑयल भरा होने के कारण वो सबसे बेस्ट हीट को रिएक्ट करता है, कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो ऑयल। ठीक है, जब भी अगर हल्का सा भी टेम्परेचर में वेरिएशन होता है उस ऑयल में, तो वो सीधे फैलना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग अगर कोई मेटल ले, ठीक है, स्ट्रेचेबल मेटल ले, गर्मी अगर कोई हार्ड मेटल लेते हैं, ठीक है, गर्मी के समय में वो हल्का सा स्ट्रेच होता है। आप अगर देखना चाहें तो आप ले सकते हैं, एक आयरन ले लीजिए, उसको कुछ नहीं तो 700 से डिग्री से ऊपर आप हीट करिए उसको। ठीक है, तो वो कुछ टाइम बाद वो अपना थोड़ा सा, मतलब जो अपना प्रॉपर्टी है उसको लूज करके थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाए। वही मेल्टिंग को हल्का सा जो अपना हीट के कारण अपने आप को फैलाता है, वही कारण, इसीलिए हम लोग वो यूज करते हैं, क्या नाम है, कंजर्वेशन टैंक यूज करते हैं, ताकि जो हमारा ऑयल फैले अगर गर्मी से, ठीक है, तो वो कंजर्वेशन टैंक में जाके ठंडा हो सके। और कंजर्वेशन टैंक को हम लोग हमेशा हाफ फिल रखते हैं, कभी फुल फिल नहीं रखते हैं, हाफ फिल रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर में ब्रीदर। ब्रीदर एक बहुत जरूरी चीज है अगर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात अगर हो रही है तो ब्रीदर उसमें सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यह कंजर्वेशन टैंक से कनेक्ट होता है। ठीक है, ब्रीदर के बारे में बता रहे हैं, ये कंजर्वेशन टैंक से कनेक्ट रहता है। ठीक है, यह ट्रांसफार्मर की ब्रीदिंग, सांस लेने में काम आता है। ट्रांसफार्मर के अंदर बाहर हवा ब्रीदर से ही होती है। आप अगर फोकस से ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसमें एक जगह होगी, एक वॉल्व होगी ब्रीदर की तरह, ठीक कंजर्वेशन वॉल्व के ऊपर, जो कंजर्वेशन वॉल्व है उससे जस्ट ऊपर होगा, क्योंकि जो कंजर्वेशन वॉल्व में ऑयल गया उसको ठंडा होना है, ठंडा होने के लिए बाहर से हवा चाहिए। ठीक है, तो वो बाहर से हवा जैसे ही उसको मिलेगा, ब्रीदर के थ्रू उसको मिलेगा हवा, तो
तो इसी कारण वो ठंडा गर्म होता रहता है, मतलब ठंडा होता रहता है। ठीक है, अगला है हमारा ट्रांसफार्मर की वॉल्व्स। ट्रांसफार्मर में वॉल्व्स के द्वारा ऑयल डाला जाता है, वॉल्व से ही बाहर निकाला जाता है। अब वॉल्व की बात हो रही है, वॉल्व भी आपका कंजर्वेशन टैंक के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन टैंक में एक चीज और आप ध्यान देंगे तो दिखेगा आपको, एक वहां पे एक मीटर लगा हुआ दिखेगा जो वो बताता है कि कंजर्वेशन टैंक कितना फुल है या हाफ है। ठीक है, अगर कंजर्वेशन टैंक हम लोग फुल कर देंगे तो जब ट्रांसफार्मर हीट होगा, ठीक है, जब कार्य करता रहेगा ट्रांसफार्मर, अगर उसमें तेल को फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कंजर्वेशन टैंक फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका हाफ रखते हैं। जब ऑयल गर्म होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली लगभग फुल के आसपास पहुंच जाता है, जिस हिसाब से वो अपने आप को ठंडा करता रहता है। ठीक है, तो अब वॉल्व की बात आ रही है। वॉल्व करता क्या है, वॉल्व का काम है वॉल्व का काम है, जब हम देखते हैं कंजर्वेशन टैंक में ऑयल कम हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग वॉल्व के थ्रू उस कंजर्वेशन टैंक को हाफ फिल बना के रखते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो लगभग, अगर उसमें सही मात्रा में अगर ट्रांसफार्मर ऑयल या वॉल्व ऑयल नहीं होगा उसको कूलिंग करने के लिए कोर को, तो वो सही से काम नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग हल्का सा भी हीट वेरिएशन होता है अगर कहीं भी, तो वहां पे जो मशीन में हीट वेरिएशन होता है तो वो सही से काम नहीं करता है। वॉल्व के थ्रू हम लोग करते हैं ये सब। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर का स्टील टैंक। स्टील टैंक क्या है? स्टील टैंक वो टैंक है जिसमें हम लोग कोर पहले पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑयल उसमें फुलफिल करते हैं। ठीक है, यही हमारा स्टील टैंक कहलाता है। मतलब जो टैंक में हम लोग कोर और ट्रांसफार्मर ऑयल यूज रखते हैं वो हमारा स्टील टैंक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कूलिंग ट्यूब। ठीक है, कूलिंग ट्यूब इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल बहता है, ये रेडिएटर की, अच्छा हाँ, जैसे रेडिएटर मत समझिए आप लोग, उतना हैवी मत जाइए। जो कंजर्वेशन टैंक है, ठीक है, जो वॉल्व ट्रांसफार्मर के जस्ट ऊपर रहता है कनेक्टेड, और ट्रांसफार्मर और उसके बीच एक छोटी सी पाइप कनेक्ट रहती है, आपने देखा होगा। अब वो हवा से रेगुलरली कांटेक्ट में रहता है, उसी के थ्रू ब्रीदर और इस कूलिंग ट्यूब के थ्रू वो ऑयल जल्द से जल्द ठंडा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर की तो व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे थर्मोमीटर क्या है। थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, कितने टेम्परेचर तक गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सबसे मेन चीज, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारे कई 3 तरह के होते हैं मेनली। ठीक है, वोल्टेज के आधार पे, कोर के आधार पे और यूज के आधार पे। ठीक है, वोल्टेज के आधार पे कौन कौन से आते हैं हमारे? वोल्टेज के आधार पे 3 आते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो। ऑटो हम लोग कह सकते हैं वो भी एक स्टेप अप स्टेप डाउन का ही यूनिट है, तो उसको हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन में ही यूज कर लेते हैं। वैसे ऑटो का बहुत ज्यादा यूज नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं कोर के मामले में, तो दो प्रकार के होते हैं। मेन 2 यूज हम लोग करते हैं, एयर और ऑयल। ठीक है, एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग, पर ज्यादातर जगह आपको ऑयल ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूज के आधार पे। यूज के आधार पे हमारे आते हैं 4, कौन कौन से? पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट और प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सब आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाएगा पढ़ने को, जो आ जाएगी, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग का एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को
कम करेगा। स्टेप अप मीन्स वोल्टेज बढ़ाना। और जैसे अगर हमें सप्लाई आ रही है 220 की, ठीक है, हमें जरूरत है 440 वोल्ट की, तो वहां पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके उसको बढ़ा के 440 यूज कर लेंगे, ठीक है। अब वहीं पे अगर हमें सप्लाई आ रही है 440 की, हमें अचानक यूज करना पड़ा 220 का, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्टेप डाउन का, ठीक है। स्टेप अप मीन्स वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन मीन्स वोल्टेज को घटाना। बस इससे याद रखिए, स्टेप अप मीन्स कि वोल्टेज को निम्न से उच्च पे करना, और स्टेप डाउन मीन्स उच्च से निम्न पे करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल को प्राप्त ऊर्जा और प्राइमरी कॉइल को दी ऊर्जा के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यह अनुपात 100 होना चाहिए। एक आइडियल कंडीशन में आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर की दक्षता 65 से 90 के बीच होती है और मतलब एक हमारा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसकी दक्षता 100% होगी। जैसे हमारा अगर आइडियल केस होगा जो हम लोग थ्योरेटिकली मानते हैं, ठीक है, जो थ्योरेटिकली मानते हैं वो हमारा है 100%। लेकिन कभी भी ये प्योर 100% नहीं मिलता। हमें हमेशा दक्षता मिलती है 65 से 90 के बीच में, ठीक है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो और अच्छा, हमें कोर यूज करना पड़ेगा, उसके लिए लॉसेस और कम करने होंगे, तब दक्षता बढ़ेगी, ठीक है। जिस हिसाब से लॉसेस होगा उस हिसाब से दक्षता होगी, ठीक है। अगर किसी ट्रांसफार्मर में हाई लॉसेस है तो वहां पे दक्षता और कम भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में लॉसेस की, ठीक है। ट्रांसफार्मर में मेनली हम लोग को 3 लॉसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई सारे हैं, जैसे कि कॉपर लॉस, ठीक है, उसके बाद आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, और हीटिंग लॉस भी कभी कभी देखने को। हीटिंग लॉस वैसे भी दिखता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे देखा गया है, ठीक है, उतना कोई इस पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के उपयोग के बारे में। हमारे लिए आज के टाइम में इलेक्ट्रिक करंट का यूज सर्वोपरि है, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं अगर कहा जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मैं ये वीडियो नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो के लिए मुझे यूज़ करना होगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आज के टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पूरे घिरे हुए हैं, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए उनके कारण हमें आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की अनिश्चित बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। और बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में, मतलब डेली रूटीन लाइफ में, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है, टेलीफोन, टीवी, कारखानों में वेल्डिंग मशीन, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की फर्नेसेस है, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से करंट की प्रबलता कम करने के भेजी जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो हम कोई भी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट करने में बहुत समस्याएं होंगी। जैसे कि अगर हमें यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक सप्लाई भेजनी है, ठीक है, अगर हम उसको नॉर्मल वोल्टेज पे भेजते हैं, ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज पे उसको भेजते हैं, यानी 220 या 440 पे हम लोग भेजते हैं, तो वो लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर जाते जाते अपना 70% वो लॉस कर देगी, ठीक है। मान लीजिए 440 भेजे, 70% लॉस, यानी वहां पहुंचे कितना, 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट में तो वहां कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करके हाई वोल्टेज करके हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
सायोनारा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।